कभी कॉरपोरेट ने, कभी सरकार ने, कभी सामंतों ने, कभी जमींदारों ने और कभी राजाओं ने। साथियों, मैं आदिवासी समाज से नहीं आता और आज मैं इस मंच पर मेरे उस समाज की तरफ से भी आप लोगों से माफी मांगता हूं यदि मेरे पुरखों ने, मेरे परिवारों ने कभी किसी भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से किसी भी आदिवासी का किसी भी तरीके से शोषण करा होगा, तो मैं आज आपके सामने नतमस्तक होकर उसकी माफी मांगता हूं। साथियों, एक सामंती विचार होता है, सामंती विचारधारा होती है। कोई व्यक्ति खराब नहीं होता, कोई व्यक्ति अच्छा नहीं होता, लेकिन विचार अच्छे और खराब जरूर होते हैं। शायद मेरी परवरिश भी उसी सामंती विचारधारा में और विचार में हुई थी, लेकिन जब मैंने एक किताब पढ़ी, जब मैं अपने घर से बाहर निकला, जब मैंने दिल्ली, हरियाणा, दुनिया भर में ठोकरें खाई, जब मेरे ऊपर हमले भी हुए, मैं स्टूडेंट एक्टिविस्ट अपने विश्वविद्यालय में था, जब मेरे ऊपर हरियाणा के लोगों ने हमला भी किया, तो मेरे साथ जो लोग थे वो आदिवासी थे, वो दलित थे, वो पिछड़े थे, जो मेरे एक लेयर बन गए, वो मेरी ढाल बन गए। तो ये जीवन मेरा नव जीवन है। आप लोग अगर यूट्यूब पर भी देखेंगे तो मध्य प्रदेश के एलओपी ने भी हमारा वीडियो शेयर किया था जिसमें हमें गोली मारने की धमकी दी गई थी, लेकिन मेरे जो दोस्त दलित वहां पढ़ रहे थे, मेरे दोस्त जो आदिवासी थे, पिछड़े समाज वाले थे, उन्होंने कहा था कि दीपक रघुवंशी को अगर कोई छुएगा भी तो उसे हमसे हमारा सामना पहले करना पड़ेगा। तो मेरा जो नव जीवन है वो मैंने आदिवासियों को, दलितों को, पिछड़ों को, ये मैं अपना जीवन समर्पित कर चुका हूँ। साथियों, थोड़ा अकेडमिक आदमी हूँ, पढ़ने लिखने वाला आदमी हूँ, थोड़ी पढ़ाई लिखाई में रुचि रखता हूँ, तो मैं आज सिर्फ भाषण देने नहीं आया। मेरा मकसद है कि डॉक्टर साहब का जो इतना बड़ा इनिशिएटिव है, इतना यूनिक, इतना इनोवेटिव इनिशिएटिव है, इसमें कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूं। तो मैं साथियों सबसे पहले तो अपना भाषण शुरू करने से पहले कुछ 2-4 ऐसी चीजें आपको बताना चाहूंगा। डॉक्टर साहब भी बैठे हैं और सब लोग सुने और अपने गांव तक इन बातों को पहुंचाएं। एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है इस देश में जो टाटा ने बनाया, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस मोस्टली बैकवर्ड कम्युनिटीज के लिए बनाया गया था कि दलित, आदिवासी, पिछड़े आए और मुख्य धारा से जुड़े, और वहाँ कोर्स भी मोस्ट ऑफ आप देखेंगे जो कोर्स का डिजाइन है वो बहुत ज्यादा दलित आदिवासियों से ही मेल जोल खाता है। आप टाटा इंस्टीट्यूट जाएंगे तो जिस तरह आपका ये जो पोस्टर लगा है भगवान बिरसा मुंडा का, तांत्या भील का, काली बाई भील का, दुनिया भर के आपको वहाँ पे वो ग्रेफिटी मिल जाएगी। लेकिन जिस कोर्स में लक्की ने अभी एडमिशन लिया है, दलित एंड ट्राइबल स्टडीज में, साथियों इतना अच्छा कोर्स है कि एशिया में उस कोर्स के मुकाबले कोर्स कोई नहीं है, लेकिन उस कोर्स में 10 सीटें खाली रहेंगी। सोचिए कि देश भर में कोई दलित एंड ट्राइबल स्टडीज पढ़ने के लिए तैयार नहीं हो रहा, और वो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि कॉर्पोरेट जगत जिसमें बहुत आता है, बहुत अच्छे प्लेसमेंट्स होते हैं, लेकिन दलित एंड ट्राइबल स्टडीज से कॉर्पोरेट किसी बच्चे को प्लेसमेंट नहीं देता, और देता है तो बहुत कम बच्चों को प्लेसमेंट देता है। तो इस पर आपको सोचने समझने की जरूरत है। आज दिल्ली विश्वविद्यालय की मैं बात करूं तो एसटी कैटेगरी की, खासकर एसटी कैटेगरी की मोस्ट ऑफ सीट्स खाली हैं। मेरी यूनिवर्सिटी की बात करूं तो एसटी कैटेगरी की मोस्ट ऑफ सीट्स खाली है। एनएफएस नॉट फाउंड सुटेबल, जिसने सुबह बात हुई, हर विश्वविद्यालय में, हर संस्था में प्रोफेसर लेवल पर इतना बड़ा घोटाला है एनएफएस का कि मैंने खुद बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है 2 एससी और ओबीसी के पद पर प्रोफेसरों की भर्ती की, होने ही नहीं देते। इतना एकेडमिक्स में इतना ज्यादा विरोध है आदिवासियों का, दलितों का, कि आप इंटरव्यू देने आओ, आप पीएचडी करने का सपना लेकर आओगे, आपको पीएचडी में एडमिशन नहीं मिलेगा, आप इंटरव्यू दो, आप सबसे अच्छे कैंडिडेट हो, आपका एनएफएस कर दिया जाएगा। साथियों, ऐसे जो एकेडमिक जगत से आपको जुड़ना होगा, आपको जस्ट कांस्टेबल और छोटी मोटी सरकारी नौकरियों का ना सोचकर बड़े लेवल पर जाना होगा, तभी आप अपना इतिहास लिख पाएंगे। एक मेरे हाथ में किताब है, इस किताब का टाइटल है राष्ट्र निर्माण में आदिवासी। ये एक प्रोफेसर डॉक्टर जितेंद्र मीणा ने लिखी है। डॉक्टर जितेंद्र मीणा से मेरी 4 घंटे की दिल्ली में मुलाकात हुई। क्या शानदार किताब लिखी है। इस किताब को हर आदिवासी को पढ़ना चाहिए, और मैं कह रहा हूं जो भी व्यक्ति भारत माता से प्यार करता है, भारत को विकसित होता देखना चाहता है, इतिहास से प्यार करता है, प्रकृति से प्यार करता है, उसे इस किताब को पढ़ना चाहिए। क्योंकि इस किताब में जिस तरीके से डॉक्टर जितेंद्र मीणा ने आदिवासियों के इतिहास को संकलित किया गया है, आपको जरूरत नहीं है किसी की कि आपका कोई इतिहास लिखे। आदिवासी अब खुद इतने पढ़ चुके हैं, इतना लिख चुके हैं कि आज उन्होंने अपना इतिहास खुद लिख लिया है। तो एक बार मैं चाहूंगा कि डॉक्टर जितेंद्र मीणा के लिए एक बार तालियां बजाएं। जैसा कि आज गांधी जयंती के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम हुआ, आज 2 महान सपूतों का भारत माता के जन्मदिन है। एक तो पूजनीय बापू और दूसरे लाल बहादुर शास्त्री, और दोनों महापुरुष भारत माता की सेवा में अपने अपने प्राणों का बलिदान कर चुके हैं। और मैं बताना चाहूंगा कि आज मेरा भी जन्म दिवस है, और आज मेरे जन्म दिवस पर डॉक्टर हीरालाल अलावा जी ने मुझे इतना बड़ा मंच दिया, उसके लिए मैं उनके चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूं। आज मैं 24 वर्ष का हो गया हूं डॉक्टर साहब, और इतना अच्छा जन्मदिन मैं नहीं मानता कि अब मेरा कभी होगा कि मुझे इंडिजिनस कम्युनिटीज के सामने बोलने का मौका मिला। जो भी मेरी
शिक्षा दीक्षा थी, जो मेरे प्रोफेसर्स ने मुझे पढ़ाया लिखाया, आज वो सार्थक हुआ। मेरा टॉपिक है आजादी के इस अमृत काल में आदिवासियों के विकास में क्या उनकी हिस्सेदारी होगी और क्या मायने और क्या भागीदारी होगी। तो मैं कहूंगा कि आजादी के इस अमृत काल में सबसे बड़ी भागीदारी तो ये युवा संसद है, क्योंकि आजादियों पर एक बहुत बड़ा टैग लगाया गया नक्सलवाद का, क्योंकि वो बैक बुलेट की बात करते थे। लेकिन डॉक्टर हीरालाल अलावा के नेतृत्व में जो डेमोक्रेटिक रिवॉल्यूशन आप लोग ला रहे हो, जो गांव गांव तक डेमोक्रेटिक रिवॉल्यूशन पहुंच रहा है, डॉक्टर हीरालाल अलावा के बारे में तो मैंने रिसर्च करा, पढ़ा कि व्यक्ति एम्स में असिस्टेंट प्रोफेसर था और वहां से आया गांव में आके जंगल जंगल गया और जंगल से वोट लेकर आज सदन में बैठा है। तो ये मुझे इससे बड़ी कोई क्रांति नहीं हो सकती, इससे बड़ी कोई क्रांति हो नहीं सकती, क्योंकि मैं इस देश के बहुत प्रतिष्ठित प्रोफेसर से पढ़ा हूँ, हर प्रोफेसर के पास गया हूँ, बहुत बड़े बड़े प्रोफेसर से मैंने वाद विवाद किया है, बहस किया है, बहुत किताबें मैंने पढ़ी हैं, अम्बेडकर की किताबें हो, गांधी की किताबें हो, सुभाष बोस की किताबें हो, भगत सिंह की किताबें हो, मैंने किताबें बहुत पढ़ी हैं, बहुत बड़े बड़े प्रोफेसर की किताबें पढ़ी हैं। हर प्रोफेसर, हर विचारक, हर व्यक्ति जो भारत को विकसित होता देखना चाहता है, वो यही कहता है कि आपको डेमोक्रेटिकली रिवॉल्यूशन लाकर युवाओं को सत्ता में भागीदार बनाकर ही इस देश का विकास संभव है, जो कि हीरालाल अलावा जी कर रहे हैं। मैं हीरालाल अलावा से आज से पहले कभी नहीं मिला, लेकिन जब मैंने पढ़ा तो मुझे मेरा जो रोंगटे खड़े हुए किस तरह एक व्यक्ति दिल्ली की चमक धमक को छोड़कर आज वास्तव में बदलाव ला रहा है। क्योंकि दिल्ली में एक समस्या ये है कि वहां पर ऐसी आपको तौलिया स्वाबी डाले हुए लोग मिल जाएंगे जो गरीबी की बात करेंगे, गरीबियत की बात करेंगे, आदिवासियों की बात करेंगे, दलितों की बात करेंगे, उनकी बदनसीबी की बात करेंगे, लेकिन वो केवल बात करेंगे, आर्टिकल लिखेंगे, दिल्ली में रहेंगे, इंडियन कॉफी हाउस में और 5 स्टार होटल में बैठेंगे, कभी गांव नहीं आएंगे। तो डॉक्टर हीरालाल अलावा इसलिए बधाई की पात्र है कि वो गांव आए, जंगल आए, पहाड़ से वोट लेकर और बहुत अच्छा भाषण आज डॉक्टर साहब ने किया, उसका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। आज विजयदशमी है और विजयदशमी हमारे देश में, कल्चर में असत्य पर सत्य की जीत के रूप में मनाया जाता है। आज मुझे नहीं पता, हम पोस्ट ट्रुथ वर्ल्ड में रह रहे हैं, क्या सत्य है क्या असत्य है, आज हम बाइपोलर है, ओपिनियन से अब सत्य कुछ बचा नहीं है। लेकिन आज ज्ञान पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। आज लड़ाई ज्ञान और अज्ञान के बीच की है। मुझे लगता है कि आज विजयदशमी के अवसर पर भी जो प्रोग्राम हो रहा है, ये आदिवासियों में निहित जो अज्ञान कुछ समय से आ गया है, उसको ये नाश करेगा और आदिवासियों को ज्ञानी बनाकर इस देश का नेतृत्व करने की क्षमता देगा। क्योंकि आदिवासियों की क्या भूमिका रही इतिहास में, मैं इतिहास के विद्यार्थी होने के नाते बहुत कुछ जानता हूँ। अब आप दिल्ली में किसी से आदिवासी शब्द का इस्तेमाल करेंगे, उसके मन में आएगा गरीब, भुखमरी, लेकिन मैं आदिवासियों को गरीब और भुखमरा नहीं मानता। मैं ये मानता हूँ कि 21वीं सदी की जितनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, वो अगर कोई सॉल्व कर सकता है तो वो आदिवासी समाज कर सकता है। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या है जलवायु परिवर्तन, और जलवायु परिवर्तन ये 5,000, 15,000, 50,000 साल से जो आदिवासी यहाँ रह रहे हैं। एक मैं आपको एंथ्रोपोलॉजी मैंने पढ़ा है, एंथ्रोपोलॉजी के स्टूडेंट के नाते बताऊंगा आपको कि इस देश से कभी किसी ने माइग्रेशन नहीं करा। माइग्रेशन मतलब पलायन। और जो भी आज वैदिक संस्कृति में कहूँ, हड़प्पन संस्कृति में कहूँ, या जो भी मौर्यन आए, जो भी हुन आए, सुन आए, अंग्रेज आए, मुगल आए, सब लोग इस देश में आते हैं क्योंकि यहाँ का जो जलवायु था, यहाँ की जो धरती थी, यहाँ के जंगल थे, बहुत संपदा से भरे हुए थे। और उस संपदा को बचाया किसने? आदिवासियों ने। केवल 1-2 बार इस देश से माइग्रेशन हुआ है। एक जब अंग्रेज आए तो उन्होंने गरीबों को इंडेंचर्ड लेबर बनाकर क्यूबा में और दुनिया भर के देशों में मजदूरी करने ले गए। और दूसरा माइग्रेशन हुआ तब नेहरू जी ने IITs बनाई, तो IIT से पढ़ के जो लोग थे वो विदेश नौकरी करने जाने लगे। तो केवल 2 बार माइग्रेशन हुआ है। सबसे मूल्यवासी आदिवासी इसलिए था क्योंकि आदिवासी यहीं पर रहे, बाकी सब लोग आते गए और उन्होंने सबको अपने साथ मिलाया। और जो लोग फॉरेन से आए, बाहर से आए, उन्होंने आदिवासियों का शोषण किया। तो इस तरीके से आपको एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री और सोशियोलॉजी को कम से कम आदिवासियों को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। और देश भर के हर विश्वविद्यालय में, दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस कॉलेज में तो सीटें खाली रह जाती हैं। सबसे टॉप कॉलेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, वहां पे मैं देखता हूँ कि ST की सीटें खाली रह गई, GNU में सीटें खाली रह जाएंगी, हैदराबाद में सीटें खाली रह जाएंगी। मैं अभी पौंडीचेरी गया था सर, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी में जो SC और ST की सीट्स थी ना, जो खाली रह गई, उसे UR में कन्वर्ट कर दिया गया। ये मुझे सोचकर मैंने अपने प्रोफेसर से कहा कि सर पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी में ऐसा हो रहा है। सर ने कहा कि ये तो हो नहीं सकता। मैंने कहा सर आई डोंट नो, बट मैं तो वहां देख कर आया हूँ, वहां लोग बात कर रहे थे कि पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी में जो ST की सीट, सरकारों को का काम है लोगों को आगे बढ़ाना इन संस्थानों के द्वारा, ना कि आप UR में कन्वर्ट कर दो सीट्स को। क्योंकि अनरिजर्व कैटेगरी में इतना धन, इतनी बल, इतनी संपदा है। मात्र इंदौर में ही 400 कॉलेज है प्राइवेट्स के, लेकिन गरीब कहीं पढ़ सकता है तो सरकारी संस्थान में पढ़ सकता है, और सरकारी संस्थान की पढ़ाई भी कहीं नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग सड़क पर, मैं देखता हूं जैस के छात्रों, जैस के जो भी युवा है, मैं फेसबुक के माध्यम से इन्हें काफी फॉलो करता हूं, वो सड़क पर हर 2 दिन में जाते हैं। लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं कि आज अंबेडकर भी सभागार में होते
बिरसा भगवान बिरसा मुंडा भी होते, टांटिया भील भी होते, या कोई भी व्यक्ति जिसने आदिवासियों के लिए अच्छा सोचा वो होता, तो वो ये कहता पहले पढ़ो, पहले पढ़ने से पहले क्या है उसकी, पहले विश्वविद्यालयों पर कब्जा करो। आपके सीट्स खाली डलेंगे, अनरिजर्व कैटेगरी में एडमिशंस दूसरे व्यक्तियों को दिया जा रहा है, इसमें आपका बहुत बड़ा नुकसान है, आपका भविष्य खराब हो जाएगा। आज आज़ादी के 75 साल बाद डॉक्टर जितेंद्र मीणा को लग गए इस किताब को लाने में। क्या ये किताब 50 में नहीं आ सकती थी, 55 में नहीं आ सकती थी? जब इतनी हिस्ट्री लिखा रही थी तो एक आदिवासी हिस्ट्री लिख देते आप। और आपको बताऊं, ये किताब 1.5 महीने से बेस्ट सेलर किताब है अमेज़न पर, फ्लिपकार्ट पर, इससे ज्यादा कोई किताब बिक नहीं रही है। तो इस तरह से आपको विश्वविद्यालयों पर कब्जा करना होगा। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में बहुत ज्यादा फीस है, लेकिन 90% फीस SC/ST कैटेगरी की सरकार भरती है, माफ हो जाती है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में पूरी फीस सरकार और NGOs भरते हैं। अगर आप आदिवासी हैं तो आपकी 90% फीस हम माफ कराएंगे, आप चलिए, हम आपको पढ़ाएंगे। क्योंकि हम मानते हैं कि हमारे पुरखों ने आपके पुरखों के ऊपर अत्याचार किया, नहीं तो कोई व्यक्ति जन्म से थोड़ी ऊंच नीच होता है, गरीब अमीर होता है। कि मेरे पास जमीन है और मेरे गांव में देखता हूँ कि एक विशेष जाति उसके पास कुछ भी नहीं है, मजदूरी कर रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? सदियों से हुआ है। तो उसका अर्थ है कि हमारे पुरखों ने वास्तविकता में कुछ तो किया है, और उसको हम स्वीकार करते हैं, और स्वीकार करके आपसे कहते हैं उसकी भरपाई भी हम करेंगे। थोड़ा बहुत जो ज्ञान है, डॉक्टर साहब से मैं बात करूंगा, आप टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस आए। एक मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स जो जिस कार्यक्रम में मैं फेलो हूँ सर, वो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया कराता है। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, उन्होंने एक नया प्रोग्राम चालू करा है सरपंच संवाद के साथ, कि वो वंचित शोषित जो गांव के बच्चे हैं उन्हें ट्रेनिंग देने का काम कर रहे हैं। साथ में 15,000 रुपए का स्टाइपेंड देते हैं, दिल्ली में रहने की व्यवस्था कराते हैं, और आप वहां जाकर आपको इंग्लिश सिखाएंगे, आपको हिंदी सिखाएंगे, आपको बोलना सिखाएंगे, आपको कंप्यूटर स्किल सिखाएंगे, और आपको एम्प्लॉयबल आदमी बनाएंगे। तो ऐसी बहुत सारी सेवाएं सरकार की हैं, लेकिन क्या है कि आप जानकारी कमी से पीछे हैं। JNU एक बहुत अच्छा विश्वविद्यालय। डॉक्टर जितेंद्र मीणा से मैं दिल्ली में बात कर रहा था, तो मैंने कहा साहब आदिवासी इतने पिछड़े हैं और राजस्थान का मीणा समाज इतना आगे बढ़ गया है, तो ये आप कॉन्ट्रडिक्शन को समझाओ। तो बोला कि 1970 में, डॉक्टर साहब ने कहा मुझसे, 1970 में एक विधायक का बेटा था हमारे यहाँ, वो JNU आ गया। वो जब JNU आया पढ़ने, तो वो 5 लोगों को और JNU ले आया पढ़ने। वो 5 लोगों को JNU लाया तो 15 लोगों, 5 लोग 15 लोगों को JNU ले आए। फिर आज स्थिति है कि हमारे एक गांव से बाबा आई है। डॉक्टर जितेंद्र मीणा के ये शब्द थे, मैं सुन के दंग रह गया। तो उस तरह से आप लोग JNU पढ़ने जाओ, DU पढ़ने जाओ, IIT जाओ, IIM जाओ, शिक्षा पर पहले फोकस करो। शिक्षा पढ़ोगे, फिर सड़कों को भरना, सड़कों को भरने के बाद उस शिक्षा का इस्तेमाल करके सदन और संसद को भरना। तो बहुत ज्यादा तो क्या मैं देखकर बोलूं, लेकिन मेरे पास बहुत ज्यादा कुछ बोलने को है भी नहीं, और थियोरेटिकल बहुत हो चुका है। तो मैं अपनी वाणी को यहाँ समाप्त करूंगा, और मैं यही कहूंगा कि दीपक रघुवंशी, लक्की रघुवंशी, या मेरे कोई भी प्रोफेसर, कोई भी दोस्त किसी भी तरीके से आदिवासी या किसी भी छात्र की मदद कर सकेंगे, हम पूर्णतः आपकी सेवा करेंगे। 24 घंटे आप कभी भी फोन करेंगे। इस देश के किसी विश्वविद्यालय में आपको कोई भी जरूरत पड़े, भले वो पौंडीचेरी हो, हैदराबाद हो, DU हो, JNU हो, CUH हो, जयपुर का कोई विश्वविद्यालय हो, आप बाहर पढ़ने जाएं, क्योंकि मध्य प्रदेश की शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा बचा नहीं है। यहाँ पर केवल एक तरीके से बच्चों को गुलाम बनाने का काम किया जा रहा है। क्रिटिकल थिंकिंग के नाम पर मध्य प्रदेश की शिक्षा बहुत जीरो हो चुकी है, इसको मैं मानता हूँ। हमारे विश्वविद्यालय को यहाँ पर खत्म कर दिया गया है। तो आप लोग अच्छे संस्थानों में पढ़ने जाओ और आके इस मध्य प्रदेश का, अपने गांव का विकास करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार। बिरसा मुंडा की जय, महात्मा गांधी की जय, लाल बहादुर शास्त्री की जय। सबको मेरी राम राम।